नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की घटना चक्र को, और ये इस सीरीज की सेकंड क्लास है। इसके पहले मैंने आपको बताया है ये जो घटना चक्र की क्लास चल रही है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, ये आपकी बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी, तो किसी भी माध्यम के बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है, जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप अपने घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर आप इसको नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये समान हिंदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। उसके पहले टॉपिक देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड टॉपिक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अपकर्ष की बात की गई है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात की गई है। लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने इन्वायरमेंट का क्या अभिप्राय होता है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, वो हमने डिस्कस किया था, और पेपर में ये प्रश्न किस तरीके से पूछा था वो मैंने आपको बताया था। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को जरूर देखिएगा। अब हम इस प्रश्न पर लौटते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात की गई है, तो यहाँ पर जब भी आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन में डिग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पर अपकर्ष हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ठीक है, टोटल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टीज। तो हम इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टीज के डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, हम पर्यावरणीय गुणों के निम्नीकरण की बात करें तो वो पर्यावरण अपकर्ष से रिलेटेड होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ब्रिंगिंग अपोजिट चेंजेस थ्रू द ह्यूमन एक्टिविटीज। हम ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, हम मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा एक ऐसा चेंज ला रहे हैं जो कि सही नहीं है, विपरीत परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं। अगर एक मानव पेड़ लगा रहा है तो हम उसको विपरीत परिवर्तन नहीं कहेंगे, पेड़ लगाना पर्यावरण के लिए अच्छा है ना। तो यहाँ पर लेकिन क्या बात कही गई है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि अपोजिट चेंजेस ला रहे हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, जब कि विपरीत परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ठीक है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एज अ रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल वेरिएशन। तो ठीक है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है थ्रू द रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल वेरिएशन, ये भी आपका सही है। अब आप देख रहे हैं जंगल की कटाई की जा रही है, ठीक है, जंगल काट दिए जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण जो जीव जंतु वहां रहते थे वो अब उनका घर उनसे छीन लिया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, ठीक है, जैव विविधता खत्म हो रही है, इंडस्ट्रीज फॉर्म हो रही है। तो ये सब चीजें आपका रिजल्ट किस में ला रही है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में। तो यहाँ पर आपका जो तीनों ऑप्शन दिया गया है वो सही है, और डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अपक्षय का विचार संबंधित है। आइडिया ऑफ वेदरिंग की बात की गई है कि वेदरिंग किस चीज से रिलेटेड है, पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ द सेपरेटेड सब्सटेंस। दूसरा आपको दिया गया है मौसम में दैनिक परिवर्तन, डेली चेंज इन द वेदर, ठीक है, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, अ नेचुरल प्रोसेस थ्रू दैट ब्रेक डाउन द रॉक्स इनटू अ फाइन पार्टिकल्स, और आखिरी में आपको दिया गया ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्लास, यहाँ पे वेदरिंग, ठीक है, अपक्षय की बात की गई है। अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इंग्लिश में जो बच्चे हैं हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि वेदरिंग को वो वेदर से ना रिलेट कर ले। लेकिन मैं आपको बताऊं, वेदरिंग का रिलेशन आपका वेदर से नहीं है। वेदरिंग या अपक्षय एक ऐसा प्राकृतिक क्रिया होता है जिसमें जो चट्टान होती हैं वो सूक्ष्म कणों में विभक्त हो
हो जाती हैं। अ नेचुरल प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन द रॉक इनटू अ फाइन पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहा जाता है, मतलब एक बड़ी चट्टान धीमे धीमे समय के साथ वो छोटे छोटे कंकड़ में फिर मिट्टी में कैसे कन्वर्ट हो रही है, समय के साथ कैसे वो छोटे छोटे उसमें कणों में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम वेदरिंग कहते हैं। तो सेकंड का सी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए, अच्छा कभी कभी ना एग्जाम में अगर आपको इंग्लिश में प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हिंदी में पढ़ लिया करो, और कभी कभी हिंदी में ना समझ में आए तो उसको इंग्लिश में पढ़ लिया करो। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको उत्तर मिल जाए, लेकिन उत्तर कभी कभी मिल भी जाता है। जैसे वेदरिंग लिखा है तो उसको वेदर से ना रिलेट करके अगर आपने उसको हिंदी में अक्षय पढ़ लिया होता तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होते। ये बस मैं आपको एक छोटा सा मेथड बता रही हूँ, इसको देखिएगा जरूर, आजमाइएगा जरूर। थर्ड को अब हम देखते हैं, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से नहीं है, हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात कही गई है। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी कम करना, ठीक है, यहाँ पर वातानुकूलन मतलब एयर कंडीशनिंग का यूज करना, मतलब ये एसी का यूज करना, यहाँ पर एसी का यूज करना बोला गया है, और कागज के थैलों का प्रयोग करना, यूज ऑफ बैग। तो अब आप देखिए, जब भी हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर हम गोल्स को देखें तो गोल्स में तो गरीबी को कम करना, भुखमरी को कम करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, इनइक्वालिटी को प्रमोट करना, सब उसका पार्ट हो गया है, ठीक है। एसी को बार बार कहा जाता है कि एसी का ज्यादा यूज मत करिए, एसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैस की बात की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा थर्ड का वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नॉट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस तरीके के प्रश्न अगर पेपर में पूछे जाएंगे तो अभी तक जो हमने प्रश्नों को डिस्कस किया, 3 प्रश्नों को, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं इसके बारे में तब भी आप इसका प्रश्न आराम से इसका उत्तर दे लेंगे इस प्रश्नों का। क्यों? क्योंकि ये डे टू डे लाइफ के प्रश्न है। अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जब डिफिकल्ट प्रश्न आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा टॉपिक जो है वो धारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखिए क्या है, धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। यहाँ पर बोला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो पहली बार प्रपोज किया गया था 1972 में बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। और दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है, यहाँ पर इसको सेकंड ऑप्शन करिए, जो सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 2030 तक अचीव करना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्लब ऑफ रोम के बारे में। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में जो रिपोर्ट पेश की थी, ये जो पूरी रिपोर्ट थी वो क्या था, लिमिट टू ग्रोथ। अगर आपको याद होगा 1972 में जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसका नाम क्या था, लिमिट टू ग्रोथ। ये तो आपका गलत है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहले हम उत्तर देख लेते हैं कौन सा सही है बोला गया है, तो खाली 2 आपका सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो पहली बार 2012 में प्रपोज किए गए थे और 2015 से इसको अचीव करने की बात की गई और 2030 में इस टारगेट को कंप्लीट करना है, ये बोला गया। तो यहाँ पर दूसरा जो सही है, पहला आपका गलत है, ठीक है। अब क्लास देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताऊंगी। जब भी कोई आपसे अगर पेपर में पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात पहली बार कब की गई थी, ध्यान से सुनिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन किस कमीशन द्वारा दी गई है, अगर पेपर में ये पूछे, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन किस रिपोर्ट में दी गई है, अगर पेपर में इस तरीके का प्रश्न पूछे तो आप याद रखेंगे ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। ब्रंटलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी और मैंने आपको बताया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस टू फुलफिल द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी टू फुलफिल देयर नीड। आप जो प्रेजेंट जनरेशन है उनके नीड को फुलफिल कर रहे हैं और इस तरीके से उनकी जरूरतों को पूर्ण कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उनके पास भी रिसोर्सेज बचे रहे ताकि वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरी कर पाए,
पूरा कर पाए। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो पेपर में अगर कभी भी आपसे पूछा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन किस रिपोर्ट में या किस कमीशन द्वारा दी गई है, तो आप याद रखेंगे ब्रटलैंड रिपोर्ट या ब्रटलैंड कमीशन द्वारा दी गई है। दूसरी चीज, ये कब पेश की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे 1987। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास। अब क्वेश्चंस का लेवल जब बढ़ाया जाएगा ना, तो उसमें यही सब चीजें पूछा जाएगा। अगर पेपर की डिफिकल्टी बढ़ाई गई तो इसी तरीके के प्रश्न पूछेंगे। तो 1987 में ये रिपोर्ट पेश की गई और इसको रिलीज किसने किया था, ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यह वर्ष 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग द्वारा जारी की गई थी। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर हमने डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताऊंगी आपको, वो भी आप नोट डाउन करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका कब अडॉप्ट किया गया था, तो फिर मैं बताऊंगी आपको, ये आपका यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट द्वारा 2015 में अडॉप्ट किया गया था। और टारगेट क्या रखा गया था कि हम 2030 तक इन टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। जो हमने गोल्स रखी हैं उसको हमें 2030 तक अचीव करना है, ये चीज याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की पहली बार बात कहाँ की गई थी, तो आप याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रियो दी जेनेरियो 2012 में। तो फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊंगी, इससे ज्यादा क्वेश्चन में डिफिकल्ट पॉइंट्स नहीं पूछेगा, जो बताया जा रहा है वो चीज याद रखिए। सबसे पहले आप याद रखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता क्या है। ठीक है, आप याद रखेंगे ये चीज, धारणीय विकास मतलब होता क्या है। फिर दूसरी चीज आप याद रखेंगे, जो मैंने आपको बताया 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सबसे पहली बार धारणीय विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। फिर 2012 में आपका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहां पर, रियो दी जेनेरियो में, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पहली बार बात की गई। धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार वर्ष 2012 में रियो दी जेनेरियो में धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, फिर 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया बाई ऑल द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट। जितने भी यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने 2015 में इन गोल्स को अडॉप्ट किया और इन गोल्स को 2030 तक अचीव करने की बात कही गई। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है और इसके बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मतलब मैंने एकदम आपको एक अच्छे लेवल का बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था लिमिट टू ग्रोथ जो रिपोर्ट थी वो 1972 में पेश की गई थी, ये जो क्लब ऑफ रोम द्वारा। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ क्लब ऑफ रोम वाज द फेमस लिमिट टू ग्रोथ ब्रॉट आउट इन 1972। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, आप याद रखेंगे, डेनिस एंड डोनेला मेडियो का नाम इनके द्वारा पेश की गई थी, और भी साइंटिस्ट थे। चलिए, इतनी चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17, वो कौन कौन से हैं, इसको आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया है ये 2019 से यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं प्रीलिम्स में, और हर साल बन रहे हैं। सुमेलित करने को दे दिया जाता है कि गोल 1 किस चीज से रिलेटेड है, गोल 2 किस चीज से रिलेटेड है, 6 किस चीज से रिलेटेड है, या फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात हमने किस गोल में की है। तो ये जो 17 चीजें हैं ये आपको याद रखना है पेपर की दृष्टि से। अगर आप मेंस भी दे रहे हैं और मेंस में अगर आपका कभी भी टॉपिक आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से, पर्यावरण संरक्षण से, तो आप वहां पर एसडीजी गोल्स के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था तरीका, आप थोड़ा सा इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक स्टोरी की तरीके से। सबसे पहले गरीबी खत्म करो। जिस दिन गरीबी खत्म हो गई उस दिन भुखमरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जिस दिन गरीबी खत्म हुई, लोगों के पास पैसा आया, सबसे पहले लोग अपना पेट भरेंगे, और लोग जैसे अपना पेट भरेंगे उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी, वो उनके पास एनर्जी आ जाएगी। अब लोगों के पास पैसा है, खाना है, अब उनको पढ़ाओ, शिक्षित करो, और जब आप उनको शिक्षा प्रोवाइड करेंगे तो फिर एक जेंडर इक्वालिटी आएगी। जो डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर को लेके लड़की लड़का वाला, वो खत्म हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी आएगी। जेंडर इक्वालिटी आ गई। अब स्कूल में वो जा रहे हैं, वहां पर लड़की भी पढ़ रही है, लड़का भी पढ़ रहा है, सब जेंडर के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां पर अब उनको स्वच्छ पानी दो पीने के लिए। प्यास लगेगी ना पढ़ते पढ़ते, मुझे भी टीचर को बोलते बोलते प्यास लग गई, तो उनको स्वच्छ पानी दो। और गर्मी लग रही है तो पंखा चलाओ। क्लीन एनर्जी की बात की गई है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की गई है।
और जब स्कूल में अच्छा पानी, अच्छी लाइट और सब एजुकेशन अच्छा मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही है। हमारी कंट्री धीमे धीमे ग्रोथ की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग्स हैं, वो और बेटर बनेंगी, ठीक है। और जिससे क्या होगा, रिड्यूस इनइक्वालिटी। जो समाज में इनइक्वालिटी है, कोई वर्ग बहुत बड़ा है, कोई वर्ग बहुत छोटा है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, ये इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जो सिटीज हैं वो सस्टेनेबल सिटीज बनने लगेंगी धीमे धीमे, और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। कैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, आप अपने कंजप्शन को कंट्रोल करेंगे, आपको चीजें आने लगेगी, जिससे क्या अंत में रिजल्ट मिलेगा, क्लाइमेट एक्शन सही होने लगेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है वो खत्म होंगी। लाइफ बिलो द वाटर, पानी के नीचे जो जीव जंतु रहते हैं अब वो भी खुश रहेंगे। भाई देखो, अब कचरा नहीं फेंका जा रहा है ओशन में। लाइफ ऑन द लैंड, जो पक्षी हैं वो भी घूमेंगे, वाओ अब तो सिटीज भी सस्टेनेबल हो गई है, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, और पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में एक पीस बना रहेगा। देखिए, ये तो याद करने का तरीका है, आपने बस एक स्टोरी की तरीके से इन गोल्स को याद कर लिया। अब आप किसी भी तरीके से याद करिए, ये आप पे डिपेंड करता है। बस आप ये याद रखिएगा क्लास स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन कहाँ पर होती है, जैसे 6 में क्या क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात की गई है, 14 में लाइफ बिलो द वाटर की बात की गई है, ठीक है। वाटर दोनों जगह यूज किया गया है, लेकिन 6 में हमने क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात की है, और 14 में हमने लाइफ बिलो द वाटर की बात की है। ये चीज याद रखिएगा। इसी तरीके से 5th में हमने जेंडर इक्वालिटी की बात की है, और हमने यहाँ पर आपकी, जब हम बात करते हैं कि रिड्यूस द इनइक्वालिटी, तो ये हमने 10 में बात की है। तो ये याद रखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और पूरी संभावना है यहाँ से प्रश्न बनेगा। जो जो एक एक चीज मैंने आपको बताई है उसको नोट डाउन करिएगा, समझ में आए तो मुझे बताइएगा भी जरूर कि आपको क्लास समझ में आ रही है, ठीक है। 5th प्रश्न को अब हम देखते हैं। धारणीय कृषि की बात की गई है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई है। अब तो आप सभी को पता है सस्टेनेबल मतलब होता क्या है। अब उसी टर्म को आप एग्रीकल्चर के संबंध में लाके देख लीजिए। आत्मनिर्भरता, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा, यहाँ पे तथा कर लेना, तथा आयात कर सकना, ठीक है। भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। फिर कृषि प्रयोग हेतु प्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना, तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की बात की गई है। टू इम्पोर्ट द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट स्टोरी, ठीक है, ये कुछ नहीं, यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात नहीं की जाती, सेल्फ रिलायंस की भी बात नहीं की जाती। लैंड को इस तरीके से यूज करना, इन सच अ वे दैट इट्स क्वालिटी रिमेन इंटैक्ट, उसकी जो क्वालिटी है वो बनी रहे, जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी अपना पेट भर सके। दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो आप इस तरीके के प्रश्न को आराम से कर लेंगे। तो 5th का आपका सही उत्तर क्या था, मैंने बता दिया आपको, 1 मिनट क्लास इसको पीछे करें बस, हाँ। तो यहाँ पर देखिए सी आपका सही उत्तर था। 6वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से किस अवधारणा की परिभाषा है। अब इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी को आ गया है, किसकी परिभाषा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसकी स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, वाटर की बात कर दी गई और ये 2019 का प्रश्न है। तो इसी तरीके से कोई दूसरा टारगेट गोल आपको दे देगा और आपसे पूछेगा ये किस में अचीव करने की बात की गई है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है ये SDG गोल 6 में है। 6 और 14 ऐसे हैं गोल्स हैं जिसमें कि वाटर की बात की गई है, लेकिन SDG गोल 6 में क्या बोला गया है, यहाँ पे क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात की गई है, स्वच्छ पानी की बात की गई है, और 14 में लाइफ बिलो द वाटर की बात की गई है, याद रखिएगा। 8वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। आप सभी को पता है कि प्लानिंग कमीशन को अब नीति आयोग हम कहते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है, नीति आयोग है। ठीक है, 8th का सी आपका सही उत्तर है। 9वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है।
यहाँ पे क्या बोला गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कारण क्या दिया गया है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास का है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर दे दी गई है और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए एंड आर। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और आराम से प्रश्न को पढ़िएगा। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थ विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है और बोला गया है जितनी भी टेक्निक्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से बेस्ट टेक्निक क्या है, जो कि एक सस्टेनेबल टेक्निक है। ठीक है, एक सस्टेनेबल टेक्निक की बात की गई है। तो हम देखते हैं पहला क्या दिया गया है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एक्सेसिव यूज ऑफ सल्फर, यहाँ पे ये कर लीजिए, फॉस्फेट, यूरिया एंड इफेक्टिव पेस्टिसाइड। तो यहाँ पर अब आप सभी को पता है क्लास, ये तो 1993 का प्रश्न था। प्रश्न बड़ा है तो बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि अब सरकार किस चीज की बात करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात करती है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर की बात करती है, पेस्टिसाइड का कम यूज करने की बात करती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग को प्रमोट करने की बात करती है। कहती है ना, क्यों कहती है? क्योंकि ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनके के कारण हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं बिना इन्वायरमेंट को डिग्रेड किए, बिना इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान करके, मतलब पर्यावरण में किसी भी तरीके का नुकसान भी नहीं होगा और हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो रही है। तभी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात करें, जैविक कृषि की बात कर रही है सरकार, जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, बायो कंपोस्ट की बात कर रही है, बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें। अब यही चीजें जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 10th का सी ऑप्शन दिखेगा, जहां पे मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात की गई है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात की गई है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स की बात की गई है। कुछ ऐसे प्लांट जैसे राइजोबियम जो कि अपने रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रखते हैं, वो क्या करते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स जिसको कि हम बोलते हैं, जब आप उनको वहां पे लगाते हैं तो वो नाइट्रोजन को होल्ड करते हैं। ठीक है, एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज की बात की गई है। तो यहाँ पे 10th का आपका सी प्रश्न सही होगा। देखिए क्लास, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न की लेंथ देखकर, ज्यादातर यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पे क्वेश्चन को पढ़ने में ही टाइम लग जाता है और जितना बड़ा क्वेश्चन बच्चे उतना डर जाते हैं स्टूडेंट्स, अरे इतना बड़ा प्रश्न क्या पूछ लिया, अब कैसे उत्तर देंगे। मैं आपको बता रही हूँ, जितना बड़ा प्रश्न उतना आसान प्रश्न होता है, ये मान के चलिए। जब भी घबराहट हो कहिए कि बहुत बड़ा प्रश्न है, मतलब इसका आंसर बहुत सरल होगा, बस मुझे अपने शांत मन से इस प्रश्न को पढ़ के उत्तर सोचना है। देखिए वो उतना बड़ा प्रश्न था लेकिन वो बहुत ही इजी प्रश्न था, बस हल्का सा दिमाग आपको लगाना था। चलिए पृथ्वी सम्मेलन देखते हैं, अर्थ समिट देखते हैं, रियो समिट जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, रियो द जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो द जेनेरियो। ठीक है, कौन सा था, अब ये तो आप सभी को पता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। 32 का, सॉरी क्लास, ये इसको 11th प्रश्न करिए। 11th प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब ये देखिए IAS प्री 2014 का ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ज्यादातर बच्चे अब कहेंगे अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा, अब उत्तर कैसे देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या उत्तर दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, इसको देखते हैं। मान के चलिए कुछ नहीं पता, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात की गई और हमने कभी ये टर्म पढ़ा ही नहीं था। तो पहला हम देखते हैं, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। इट सर्व एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात की गई है। दूसरा दिया गया, इट कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज एट अ ग्लोबल लेवल। ठीक है, या भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर जैविक अनुसंधान करता है। और आखिरी आपको दिया गया है
कि यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो कि अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुपुर्द बनाता है। इट इज एन एजेंसी अंडर द OECD that facilitate the transfer of technology and fund to the underdeveloped country with the specific objective of protecting their environment। अब क्लास मैं जो आपको बताने जा रही हूँ सॉल्व करने का तरीका, अगर आपको समझ में आता है इट्स टू गुड, अगर नहीं समझ में आता तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। लेकिन वो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाएगा। जब भी पेपर में इस तरीके का इतना बड़ा प्रश्न दिया रहे, जैसे ये यूपीएससी का प्रश्न है 2014 का, तो आप इस टर्म को पढ़िए, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। मैं आपको बता रही हूँ ज़्यादातर बच्चे इसके पहले इस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे कि ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी क्या है। लेकिन यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा है ग्लोबल, मतलब हम ग्लोब की बात कर रहे हैं। तो हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो आपकी कवर होंगी, ठीक है। फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, हम किसी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर करना होगा तो किस तरीके की फैसिलिटी, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरीके से यहाँ पे एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने की बात कही जाएगी, या फिर क्या रिसर्च करने की बात की जाएगी। दोनों जिम्मेदारी हम एक इंस्टीट्यूट को नहीं देंगे। अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस डिपार्टमेंट दे रहे हैं तो हम रिसर्च, वो भी साइंटिफिक रिसर्च की बात उससे नहीं करेंगे कि आप साइंटिफिक रिसर्च करें। साइंटिफिक रिसर्च में आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए ना, इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, बायोलॉजी, जियोलॉजी, जो इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो जहाँ पर अगर हम वित्तीय उसकी बात करें फाइनेंस की, तो वहाँ पर हम बायोलॉजी और उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर या तो ए होगा या तो बी होगा। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर खाली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प करने की बात की गई है और OECD की बात की गई है, ठीक है। इकोनॉमिक उसकी बात की गई है और यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं। ग्लोबल की बात करें मतलब हम मैक्सिमम कंट्रीज को यहाँ पे कवर करेंगे। ये सोचने का तरीका है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ। अब यहाँ पर ए और बी दोनों एक साथ नहीं होंगे, सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC को, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास इस तरीके से अगर आप चाहें जो चीज़ों को सोच सकते हैं, आप 2-3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जब हम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था, रियो दी जेनेरियो में ब्राज़ील में, जिसको कि हम अर्थ समिट भी कहते हैं 1992 का, जिसमें कि एजेंडा 21 आपका अडॉप्ट किया गया था, उसी की एक दिन पहले इवनिंग में ग्लोबल इकोनॉमिक फैसिलिटी को बनाया गया। ग्लोबल इकोनॉमिक फैसिलिटी का जो मेन पर्पस क्या था, वो था फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है। इट इज अ प्राइवेट इक्विटी फंड फोकस ऑन सीकिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिटर्न बाय इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी अंडर द क्लाइमेट चेंज। और किन इंस्टीट्यूट को ये हेल्प करेगा? UNFCCC, ठीक है। और यहाँ पर बायो जो आपका ये देखिए CBD की बात की गई है। यहाँ पर एक मिनट पीछे स्लाइड करूँ, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर UNFCCC की बात की गई है, CBD की बात की गई है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा भी पता होता तो 1992 में जब रियो दी जेनेरियो में जो आपका अर्थ समिट हुआ, उस समय UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज और दूसरा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD हो गया, और डेजर्टिफिकेशन वाला जो है, इन तीनों को आपका लाया गया साइन करने के लिए, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, ये भी 1922 के प्रपोजल में ही है अर्थ समिट के। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, इट डज नॉट डायरेक्टली अंडरटेक एनी साइंटिफिक रिसर्च, जो मैंने आपको बताया। और ये जो प्रोग्राम है वो आपका OECD द्वारा नहीं, इट इज़ अ प्रोग्राम अंडर द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, जो कि एजेंडा 21 से रिलेटेड है। एजेंडा 21 से रिलेटेड प्रश्न को हम देखते हैं। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, या
धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, इट ओरिजिनेट इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग 2002। अब देखिए क्लास, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो एजेंडा 21 है वो किसकी देन है, रियो अर्थ समिट की, जो कि 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुई थी अर्थ समिट। ठीक है, ना कि 2002 में। तो इसका मेन पर्पस, इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपका खाली ए जो है वो आपका सही होगा, दूसरा आपका गलत होगा, वो मैंने आपको बता दिया है क्यों गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कितनी बार हमने डिस्कस किया है, ये रियो में हुआ था जो कि ब्राजील में है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं जो कि रियो प्लस 20 सम्मेलन से रिलेटेड है। चलिए रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है, अभी देख लेते हैं हम ये क्या है। 1992 में आपका पहला अर्थ समिट हुआ, रियो समिट हुआ जिसको कि हम कहते हैं। अब इसी में प्लस 20 कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, 2012 हो जाएगा। ठीक है, तो 2012 की उसकी बात हो रही है, तो देखते हैं 2012 में जो समिट हुआ है रियो में उसकी बात हो रही है। या धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ठीक है, या विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है, या जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है, ये जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो मैं आपको बता दूं, इट इज अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ए जो है वो आपका सही उत्तर है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर 1992 में जब एजेंडा 21 की बात की हमने, तब भी वहाँ पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। प्लस 20 क्यों है, क्योंकि ये 20 साल बाद हुआ है 1922 के, ठीक है, 2012 में, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। यहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो दी जेनेरियो ब्राजील 1992 में, ठीक है, जिसको कि हम रियो समिट भी कहते हैं। यहाँ पे प्लस 20 क्या रिफर करता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि आपका कब हुआ, 2012 में हुआ, जो मैंने आपको बताया 2012 में। एज इट वाज 20 ईयर टू द समिट ऑफ 1992, ठीक है, इट इज रिफर्ड एज रियो प्लस 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 आयोजित हुआ। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक क्या बताई है, वो जेन्युइन चीज है, कोई ट्रिक नहीं है वो, इसी वजह से उसका नाम रियो प्लस 20 था। तो रियो प्लस 5 कितना होगा बताइए मुझे। 1992 में आप प्लस 5 करेंगे वो कितना हो जाएगा, 1997। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। अब देखिए यूपी पीसीएस मींस 2016 का प्रश्न है। अब जो स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे प्लस 5 क्या था, प्लस 5 क्या था, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जिनको भी पता है 1992 में पहला अर्थ समिट हुआ था, उसी में प्लस 5 करने की बात कही गई है, वो आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। वैसे 18वां प्रश्न देखते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। कितनी बार हम इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो दी जेनेरियो में हुआ था। 19 प्रश्न को देखते हैं। ये यूपीएससी का प्रश्न है, आईएएस 2018 का। बड़ा प्रश्न दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए ग्लोबल इकोनॉमिक फंड की बात हमने की थी, इसके पहले इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, सॉरी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की हमने बात की थी, जीईएफ की बात की थी। अब हम पेज की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो देखते हैं क्या है। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, ठीक है, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देश के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है। आविर्भूत हुई थी, कब हुई थी, इमर्ज कब हुई थी, जोहान्सबर्ग में 2002 में, ठीक है। क्या लिखा है, अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में, या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 2012 में रियो दी जेनेरियो में हुआ था, या फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि आपका कब हुआ था, आपका पेरिस में हुआ था 2015 में, या फिर 2016 में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यू दिल्ली। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ये आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2012 में आया था।
बी आपका सही उत्तर है इसका। 19 का जो सही उत्तर है वो क्या है, बी है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम के बारे में। 20वां प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है क्लास, यहाँ पर दिया गया भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई है, ईपीए की बात की गई है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में पारित हुआ था, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात किया जाएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम, तो 1972 में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट की बात की जाएगी, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित हुआ था, 1986 में। ए आपका सही उत्तर है। कितनी बार रिपीट किया गया है। 22वें प्रश्न को देखते हैं जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था, ठीक है। यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की गई है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के थ्रू किया गया था। सी आपका सही उत्तर है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 23वां प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर क्या आपका गठित किया गया था, पूछा गया है। तो केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सी आपका सही उत्तर है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था। अगर सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो इसका गठन तो बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24वें प्रश्न को देखिए निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, ठीक है, पर्यावरण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात की गई है, एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई है। तो हम इन चारों को बोल सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ इन चारों के थ्रू हम पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे। हम वन नीति के थ्रू इन फॉरेस्ट पॉलिसी में हम फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात कहेंगे ही, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में ये बात लिखी ही होगी कि इंडस्ट्रीज को ऐसी जगह पर बिल्ड करनी चाहिए जहाँ पर आपका सीवेज, एक प्रॉपर सीवेज हो, ठीक है, जो गंदगी है वो पानी में जाके ना मिले, पॉल्यूशन लेवल चेक करते रहना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी होगी। तो वहाँ पर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे ही, ठीक है। शिक्षा नीति में हमेशा वैल्यूज़ की बात की जाती है और जब भी हम वैल्यूज़ को बात करते हैं तो वैल्यूज़ में एक वैल्यू तो हमारे पर्यावरण संरक्षण भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25वां प्रश्न हम देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा 25वें का सी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आप देखिए 25वें का ये 26वां प्रश्न है, इसको 26 कर लीजिए, ठीक है। यूपीएससी का प्रश्न है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियम हुआ था, अनुरूपी अधिनियम हुआ था, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, एनजीटी की बात की गई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 की बात की गई है और बोला गया है इसमें से कौन से ऑप्शन आपके सही है। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है उसके थ्रू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की गई, ठीक है। उसके अनुरूप आपका ये अधिनियम पारित किया गया। या अनुच्छेद 275 की बात की गई है, अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 में अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। 243 के थ्रू ग्राम सभा की शक्तियों की बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं जब भी हम एनजीटी की बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल 21 जिसमें कि क्या बोला गया, स्वस्थ पर्यावरण की बात कही गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए आपका हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है इट वाज इनैक्टेड इन कॉन्सोनेंस विद द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, जहां पे हमको क्या बोला गया, हमारा स्वच्छ पर्यावरण हमारा अधिकार है,
ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जीवन के अधिकार की बात करते हैं ना, राइट टू लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, राइट टू लाइफ की बात। और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंडर में ही आता है। जब हम राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं तो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी, ठीक है। और इसी के उसमें आपके एनजीटी का गठन हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट ड्रॉज द इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जहाँ पे विच एश्योर द सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 27 प्रश्न को देखिए, एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, ठीक है, से भिन्न है। तो यहाँ पे सीपीसीबी की बात की गई है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, इंग्लिश में मैं बता देती हूँ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात की गई है और एनजीटी की बात की गई है। पहला चीज दिया गया है कि एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया। दूसरा आपको दिया गया है, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। अब क्लास यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। जब हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जो एनजीटी है वो स्टैब्लिश हुआ है बाय एन एक्ट, लेकिन सीपीसीबी जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा आपका स्टैब्लिश किया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, जो एनजीटी है वो प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंटल जस्टिस। अब आप सभी को पता है ये ट्रिब्यूनल है, तो यहाँ पे जस्टिस की बात होगी, लेकिन जब भी आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जब भी हम ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, ये जो ट्रिब्यूनल्स होता है वो आपके किस बेसिस पे जस्टिस, ये किस पे आपका अपना डिसीजन, नेचुरल जस्टिस, नेचुरल लॉ के बेसिस पे अपना डिसीजन देता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात करता है, ये रिड्यूस द बर्डन ऑफ द लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट, एकदम सही है। सीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो सफाई क्लीननेस को प्रमोट करता है, वेल को स्वच्छ रखने की, ये सब, और क्वालिटी ऑफ एयर को इम्प्रूव करने की बात, ये तो आपका एकदम सही है। जनरलाइज स्टेटमेंट है, एकदम सही है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। जब हम एनजीटी की बात करते हैं तो ये इसका गठन एनजीटी एक्ट के थ्रू हुआ 2010 में। तो यहाँ पर देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन, एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए। जब हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू आपकी बनी, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा क्लास, जो भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, कोई भी ट्रिब्यूनल हो, तो ये आपके सीआरपीसी या इससे गाइड नहीं होते, ये आपके नेचुरल लॉ के द्वारा डिसीजन अपना सुनाते हैं। नेचुरल जस्टिस की बात यहाँ पर हम करते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसका गठन आपका वाटर एक्ट 1974 के थ्रू हुआ है, ठीक है। उसमें इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1974 अंडर वाटर एक्ट 1974, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और पॉल्यूशन कंट्रोल करने की बात कर रहा है तो आपको पता है यहाँ पे वाटर की सफाई की बात करेगा, एयर की सफाई की बात करेगा। यहाँ पर एक चीज और अब मैं आपको बता दूं, फर्दर सीपीसीबी को कुछ और पावर दी गई, इनकी पावर्स को और एक्सटेंड किया गया, किस एक्ट के थ्रू, एयर एक्ट 1981 के थ्रू। अब पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आपका ये भी पूछ सकता है कि वाटर एक्ट कब था, तो 1974 आप याद रखेंगे, वाटर एक्ट, ठीक है, 1974। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर एक्ट 1973, याद रखिएगा पेपर में पूछता है, आप लोगों को दिख रहा होगा या फिर मैं ऊपर लिखूं, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 टाइगर एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 1974 क्या हो गया, वाटर एक्ट, याद रखिएगा। और इसी वाटर एक्ट के थ्रू सीपीसीबी का गठन हुआ। सीपीसीबी की पावर्स को और बढ़ाया गया, किस एक्ट के थ्रू, 1981 में जो एयर एक्ट आया। तो इसीलिए सीपीसीबी जो है वो वाटर और एयर क्वालिटी दोनों को चेक करता रहता है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 28, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल प्रभावी है 2010 से
आप सभी को पता है, अब इसको फिर मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज के सेशन में हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखा। बस आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी प्रश्न बहुत बड़ा हो, ठीक है, ज़्यादातर यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि प्रश्न की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब लेंथ बड़ी हो तो आप थोड़ा सा हिंट लेने की कोशिश किया करिए प्रश्न से, कि किस तरीके से कोई टर्म, जैसे ग्लोबल टर्म आ रहा है, कि कुछ ऐसा टर्म आ रहा है कि वो इंडिकेट करना चाह रहा है किसी टर्म को, बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट दिया है क्या। तो इस तरीके का थोड़ा अपना एक मतलब आप सोच रखा करिए, तो आप प्रश्नों को आराम से कर सकेंगे। हम और क्लासेस में और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो चीज़ें आपको धीमे धीमे क्लियर होती रहेगी। लेकिन जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ उसको एक जगह नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि पेपर में अब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई जा रही है, ठीक है। और ये डिफ़िकल्टी लेवल किस तरीके से बढ़ाई जाएगी, वही क्वेश्चन का जो सिलेबस तो नहीं चेंज हो रहा है ना, आप समझने की कोशिश करिएगा। हम सिलेबस को नहीं बदल रहे, हम क्वेश्चंस की फ्रेमिंग पैटर्न को बदल रहे हैं। तो जब सिलेबस सेम है तो जो फेवरेट टॉपिक है तो उन्हीं टॉपिक से प्रश्न अभी भी बनेगा, लेकिन बस थोड़ा सा और डिफिकल्ट बन जाएगा। तो हम इस तरीके से पढ़ें कि वो प्रश्न हम आसानी से कर लें। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न बने तो क्या क्या बन सकता है, वो सब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे इस क्लास में। तो धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।